अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। Dear students, this is lecture number 4, chapter number 7, and we are going to do more and more MCQs regarding this chapter. Uh, MCQ number 1 है the kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM will be equal when displacement is, यानी we are going to determine the displacement at which पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि सपोज स्प्रिंग में सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम है, तो वी कैन कंसिडर एनी simple harmonic oscillator. For example, if you consider the spring maze system, so look at, हमें ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल executing SHM will be equal. This is given in the question. Okay? और हमने कैलकुलेट क्या करना है? वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्प्लेसमेंट, वी आर गोइंग टू डिटरमिन एक्स। सो द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग मेश सिस्टम विच इज एन ऑसिलेटर इज रिटन लाइक दिस। और जो इंस्टेंटेनियस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर्ड माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। ये हाफ के साथ कैंसिल, के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो ये कैंसिल आउट, यहां पर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर्ड, यहां पर रह जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर्ड। ये माइनस एक्स स्क्वेयर अगर इस साइड पे आ जाए तो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस इज रिटन लाइक दिस। अच्छा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आई विल राइट डाउन 2x squared and this is x naught squared। और अगर आप x square कैलकुलेट करें तो this will be x naught square divided by 2। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें, it doesn't matter, so I'll write x is equal to x naught square का स्क्वायर रूट ले ले तो x naught, और 2 का स्क्वायर रूट आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी when the displacement from the mean position is x naught divided by under root 2। तो याद रखिए, किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए, ये एमसीक्यू इंजीनियरिंग में इस तरह आया था, एग्जैक्टली सेम था, लेकिन इधर लिखा था स्मॉल ए इज द एम्पलीट्यूड, और एक दफा आया था कि कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड। तो इधर लिखा था सपोज 2/3 अंडर रूट, इधर ए ए ए ए, तो द क्वेश्चन विल बी द सेम। ओके, अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इन एसएचएम विल बी इक्वल टू, इफ यू कंसिडर simple pendulum, yeah, if you consider spring maze system, it doesn't matter, you have to consider any simple harmonic oscillator। मसलन ये स्प्रिंग मेज सिस्टम है, ये स्प्रिंग मेज सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करें, अप्लाइड फोर्स, आप फोर्स अप्लाई करें तो ये बॉडी इधर आ जाएगी। जब आप इसे छोड़ दें तो इलास्टिसिटी की वजह से इट इज कमिंग बैक टू द सेंटर। और आपको पता है इस मेस की प्रॉपर्टी है विच इज मैटर, मटेरियल बॉडी की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये यहाँ पर स्टॉप नहीं करता, तो द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड द बॉडी इज कमिंग हियर। अब गौर से देखिए, हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, ये आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज मैक्सिमम विच इज x नॉट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर आप दोनों को ऐड करें तो टोटल एनर्जी भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। इधर देखिए,
एक्सट्रीम पोजीशन पर एसएचएम की प्रॉपर्टी ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। तो जीरो प्लस मैक्सिमम आप दोनों ऐड करें तो जो टोटल एनर्जी है दिस इज ऑल्सो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर, दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर है। तो इधर पहले लफ्ज लिखा है पोटेंशियल एनर्जी और फिर लिखा है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी। तो अगर आप दोनों के दरमियान रेशो ले लें, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और टोटल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल करो तो हमारे पास रेशो क्या आ जाए, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है, स्प्रिंग में सिस्टम एग्जीक्यूट्स एसएचएम। एग्जीक्यूट्स का मतलब है परफॉर्म्स एसएचएम। इफ अ लोड मींस mass is added to it, the time period of spring mass system will। मेडिकल 2012 में आया है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपको पता है द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग mass system is 2 पाई m डिवाइडेड बाई k। m का मतलब है मेस लोड। तो देखिए जब आप लोड अटैच करते हैं, मसलन ये लोड आप ज्यादा कर रहे हैं, मतलब स्प्रिंग के साथ अटैच करें, देखिए मेस बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ जाते हैं। 2 पाई इज कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, इट मींस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मेस। यानी अगर आप स्प्रिंग के साथ लोड अटैच करें, मेस अटैच करें, वेट अटैच करें, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 है, अ मेस एम इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मींस अटैच्ड फ्रॉम अ स्प्रिंग कांस्टेंट के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट, इसका तीसरा नाम है स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द स्प्रिंग इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करनी है। तो लोक एट, हमारे पास एस एच एन के लिए जो जनरल फार्मूला है वो है ए इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टैंड। अच्छा, और आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। जब आप किसी बॉडी पर ऑसिलेटर पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसे एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन याद रखें ये जो एफ है इन केस ऑफ स्प्रिंग में सिस्टम, दिस इज ऑल्सो माइनस के एक्स। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो याद रखें एम ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। इन अदर वर्ड्स एक्सेलरेशन बराबर होगा माइनस के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। याद रखिए दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग मेस सिस्टम, और दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द, ठीक है ना, फॉर स्पेशली फॉर द स्प्रिंग मेस। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है और ये स्प्रिंग मेस सिस्टम के एक्सेलरेशन का फार्मूला है। कहाँ से पता चलता है, मेस और के से। एम इज द मेस ऑफ द बॉडी अटैच्ड और के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो आप ऐसा करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, so I can write minus omega square x is equal to minus k divided by m into x. This negative is gone with negative, x is cancelled with x, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k by m।
वी आर इंटरेस्टेड इन ओमेगा, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले ले, तो इससे बाहर आ जाएगा ओमेगा और दिस विल बी के बाई एम अंडर द रूट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? के बाई एम अंडर रूट, ऑप्शन बी सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 5 है कि springs two springs of spring constants K1 and K2 are arranged in parallel and a body of mass M is attached to it. Then the time period of the system will be. याद रखिए, सुबह के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब आप स्प्रिंग्स पैरेलल में अटैच करें तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? कैपेसिटर्स इन पैरेलल वाला। और अगर सीरीज में अटैच करें तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है? कैपेसिटर्स इन सीरीज वाला। ये याद करने के लिए वो मेथड है। तो अब आप लोग देखें, हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, देखिए द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग में सिस्टम इज रिटन एज 2 पाई, और इधर मैं लिखूंगा m डिवाइडेड बाय k इफ देयर इज अ सिंगल स्प्रिंग। लेकिन अगर ये दो स्प्रिंग्स पैरेलल में अटैच है तो देन आई विल राइट द इक्विवेलेंट के। अब ये दोनों पैरेलल में है तो आपको पता है व्हेन कैपेसिटर्स आर अटैच्ड, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हम लिखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये चूंकि दोनों पैरेलल में है तो आई विल राइट K1 प्लस K2। ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो दिस इक्वेशन बिकम्स एस, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई एंड दिस इज मेस, ओके, और जो इक्विवेलेंट के है दिस इज K1 प्लस K2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये वैसे मुश्किल मुश्किल नजर आ रही लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, यू कैन डू दिस वेरी इजी, ठीक है, इफ यू रिमेंबर द ट्रिक्स एंड टिप्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6 है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 and K2 are stretched by the same force. This is important. They are stretched by the same force. They are stretched by x1 and x2 respectively. If K1 is greater than K2, then कौन सा ऑप्शन सही है? तो लुक एट, दो स्प्रिंग्स हैं, तो एक पे अगर आप F इज इक्वल टू के एक्स वाला फार्मूला अप्लाई करें तो F इज इक्वल टू K1 x1, और दूसरे पे अगर आप अप्लाई करें, याद रखिए ये मुश्किल मुश्किल नजर आ रही है लेकिन दिस इज वेरी सिंपल, डोंट वरी, K2 x2, दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। अब सेम फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स सेम है, इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करो, आई कैन राइट के x1 इज इक्वल टू के x2। अच्छा, इधर एक कंडीशन गिवन है, ये वाला, ये कंडीशन गिवन है कि K1 K2 से ज्यादा है, ये K1 K2 से ज्यादा है। मसलन ये K1 है सपोज 10, क्लियर, और ये K2 हमारे पास है 5, ठीक है। अब देखो, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बराबर है, तो अगर ये दोनों आपने बराबर लाने हैं, मसलन अगर इधर मैं x1 2 लिखूं तो यहाँ पर ये x2 क्या लिखूंगा, ये मैं 4 लिखूंगा, तो तब ये प्रोडक्ट 2 10s are 20 and this is 5 4s are 20, you 20 is equal to 20, the equation is satisfied। अब खुद डिसाइड करें, K1 K2 से ज्यादा है
तो ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के तब बराबर होगा अगर x1 x2 से कम है। आप लोग देखिए k1 k2 से ज्यादा है, लेकिन x1 2 है और x2 4 है, तो इसका मतलब है x1 शुड बी लेस देन x2 इफ k1 इज ग्रेटर देन k2। तो आप देखिए x1 शुड बी लेस देन x2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, तो ये वाला सही है। तो दिस इज सिंपल, नॉट सो डिफिकल्ट। अच्छा, look at MCQ number 7 है, a spring is stretched by 5 centimeter, its potential energy is E। E का मतलब है जितनी भी है that is E। If it is stretched by 10 centimeter, यानी अगर आप इसे डबल स्ट्रेच करें तो its potential energy will be, तो आप इसे अगर डबल स्ट्रेच करें तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्योंकि देखें इट्स सो सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ, दिस इज के। अगर आप इसे 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो इधर 5 लिखो, तो इससे आ जाएगा क्या? इससे आ जाएगा हाफ एंड 25 के। बस ज्यादा कैलकुलेशन ना करें, इसे डिफिकल्ट ना बनाए, इस तरह लिखो बस। लेकिन व्हाट इज दिस एनर्जी? दिस इज ई। अच्छा, अब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी सपोज ई डैश कैलकुलेट करें विच इज हाफ के, अब एक्स कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर आप एक्स की जगह 10 लेते तो इससे आ जाएगा 100, दिस विल बी हाफ के एंड दिस इज 100। क्लियर? आप देखें इस 100 से मैं क्या कॉमन ले लूं, इसे मैं क्या कॉमन ले लूं कि हाफ 25 के रह जाए? तो 4। अगर आप यहां से 4 कॉमन ले लें तो दिस विल बी 25 इंटू के, क्योंकि 25 4s आर 100, यू आर गेटिंग बैक द सेम थिंग। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ई। तो इसका मतलब है एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप इसे 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है, लाइक दिस। अच्छा, इस कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर है हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए 5 सेंटीमीटर आप स्ट्रेच करें, पोटेंशियल एनर्जी इज ई। अगर आप 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो ये 10 सेंटीमीटर 5 का क्या है? डबल। यहाँ पर अगर आप इसे डबल करें 2x करें तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स। देखिए 5 सेंटीमीटर अगर स्ट्रेच करें पोटेंशियल एनर्जी इज ई। अगर आप इसे 10 सेंटीमीटर 10 मीन्स यानी डबल स्ट्रेच करें, तो जब आप इसे डबल स्ट्रेच करें 2x से तो 2x का स्क्वायर क्या होगा? 2 2s आर 4 एंड बाकी हाफ के एक्स स्क्वायर, so this is 4 and this is E, so the potential energy becomes 4E। अच्छा, MCQ नंबर 8 है, the time period of a simple pendulum is 2 seconds if its length is increased by 4 times। it's very simple MCQ। then its period becomes, period का मतलब है टाइम पीरियड। तो देखो हमारे पास टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है L डिवाइडेड बाय G। लेकिन ये टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है? ये हमें गिवन है 2 सेकंड्स। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप लेंथ को 4 टाइम ज्यादा करें तो इट विल बिकम अनदर सिंपल पेंडुलम। सो T डैश is written as 2 pi and this will be L dash divided by G। What is L dash? L dash is 4L। अगर आप इसको 4 टाइम ज्यादा करें, लेंथ को 4 टाइम ज्यादा करें, so I'll write T dash is equal to 2 pi और L dash की जगह लिखो 4L। आप मुझे ये बताइए व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ
4, this is 2, which is 2 pi, and this is L divided by G. What is this? This is a T. यानी अगर आप लेंथ 4 टाइम ज्यादा करें तो टाइम पीरियड विल बिकम डबल. अब हमारे पास इनिशियल टाइम पीरियड कितना है? दैट इज 2 सेकंड. तो फाइनल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा? दिस विल बी 4 सेकंड. ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर डी सही है. अच्छा, MCQ नंबर 9 है द ब्रेकिंग चांसेस in the string of a simple pendulum increases during its vibrations 8. For example, ये हमारे पास एक सपोर्ट है and this is a particular simple pendulum. This is a bob whose mass is 10. और ये आपको पता है ये हमारे पास है मीन पोजीशन. मीन पोजीशन का मतलब है इक्विलिब्रियम पोजीशन. दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. The weight of the bob is acting downward here, is it? And the string is acting upward. अगर आप इसको यहां से डिस्टर्ब करके इधर ले आए, look at the logic. ये हमारे पास क्या है? x. यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू x नॉट. और याद रखिए मीन पोजीशन का मतलब है x इज इक्वल टू 0. अंडरस्टैंड? जब आप इस बॉब को डिस्टर्ब करके इधर ले आए, दिस एंगल इज थीटा, और इफ यू सी द वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड. व्हाट इज वेट? फोर्स. व्हाट इज फोर्स? वेक्टर. इफ यू सी ये वेक्टर यहाँ पर एंगल बना रहे थीटा. आपको पता है वेक्टर स्केलर्स में हमने पढ़ा है जिस साइड पे एंगल बन जाता है दैट इज कॉल्ड बेस. दिस कंपोनेंट इज mg cos theta और दिस कंपोनेंट इज mg sin theta. थीटा के सामने वाले कंपोनेंट को mg sin theta कहते हैं और जिस पे एंगल बन जाते हैं दैट इज कॉल्ड mg cos theta. अब हमारे पास टेंशन आप देखिए इस डायरेक्शन में. आपको पता है कि mg cos theta इज बैलेंस्ड बाय टेंशन और जो mg sin theta है इसकी वजह से इट इज कमिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और फिर इक्विलिब्रियम की इनर्शिया की वजह से इट डजंट स्टॉप हियर और फिर इधर आ जाते हैं, फिर इधर आ जाते हैं, इट ऑसिलेट्स. हमारा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ये जो स्ट्रिंग है किस पॉइंट पे इसके ब्रेकिंग के चांसेस ज्यादा है, यानी किस पॉइंट पे ये जो स्ट्रिंग है ये टूट जाएगी, ब्रेकिंग के जो चांसेस है वो ज्यादा है. तो गौर से देखो हमारे पास टेंशन बराबर है mg cos थीटा. याद रखिए जहां पर टेंशन ज्यादा होगा मतलब जहां पर mg cos थीटा ज्यादा होगा, mg cos थीटा जहां पर ज्यादा तो ब्रेकिंग चांसेस जो है वो ज्यादा. तो लुक एट जब ये बॉब सेंटर की तरफ आ जाता है तो ये थीटा आहिस्ता आहिस्ता कम 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 कम. जब ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं तो थीटा इज 0. एट x इज इक्वल टू 0 द एंगल इज 0. तो याद रखिए इन दिस केस mg cos 0. आपको पता है cos 0 इज 1. तो ये टेंशन कहाँ पर मैक्सिमम होगा? मीन पोजीशन पर. यहाँ पर टेंशन कम है क्योंकि mg cos थीटा कम है और यहाँ पर mg cos थीटा ज्यादा है, यानी इट इज इन टोटलिटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉब. यहाँ पर mg यानी टेंशन ज्यादा है, देयरफॉर जो ब्रेकिंग चांसेस है वो ज्यादा कहाँ पर है? मीन पोजीशन पर. तो ऑप्शन डी सही है. अच्छा, MCQ नंबर 10 है अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L has time period TE on the earth, TM on the moon और TK at K2. K2 जो है ये पहाड़ी का नाम है. Then the correct statement is
तो अगर आप लोग देखें हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय जी। अगर आप जमीन पर लिखते हैं तो जीई, तो दिस विल बी टीई। और अगर आप सपोज याद रखिए जमीन पर जी का वैल्यू ज्यादा है, आप ऊपर K2 की तरफ इस पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ते हैं तो जी डिक्रीजेस, ठीक है। तो दिस इज टी के इज इक्वल टू K2 पर क्या होगा टाइम पीरियड, दिस इज एल डिवाइडेड बाय जी के। और अगर आप मून पे चले जाते हैं तो मून पर जी का वैल्यू जमीन के जी के वैल्यू से 6 टाइम्स कम है, तो बहुत कम है। तो टी एम बराबर होगा 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय जी एम, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें जीई हमारे पास जी के से क्या है, जीई जी के से ज्यादा है और जी के जी मून से ज्यादा है। और टाइम पीरियड और जी के दरमियान इनवर्स रिलेशन, इनवर्स जीई जी के से ज्यादा है तो टीई टी के से कम, जी के जी एम से ज्यादा है, इसका मतलब है टी के टी एम से कम। तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जमीन पर क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि जी का वैल्यू ज्यादा है, फिर K2 पर और आखिर में मून पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 11 है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सेलरेटेड असेंडिंग एलिवेटर। एक्सेलरेटेड है लेकिन एसेंडिंग एलिवेटर, एसेंडिंग का मतलब है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो, और एलिवेटर का मतलब है लेफ्ट, एलिवेटर मीन्स लेफ्ट, एसेंडिंग का मतलब है ऊपर जाना, एक्सेलरेटेड एसेंडिंग एलिवेटर है। तो लुक एट, हमारे पास टाइम पीरियड बराबर होता है सिंपल पेंडुलम का एल डिवाइडेड बाय जी, इज इट। अब अगर एलिवेटर असेंडिंग कर रहा है तो आई विल राइट हियर अपेरेंट जी। अच्छा, गौर से देखो, हमारे पास अगर ये एक एलिवेटर है और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और इसके छत के साथ अगर कोई स्प्रिंग में सिस्टम है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आई एम गोइंग टू कंसिडर अ स्प्रिंग में सिस्टम, फिर पेंडुलम की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो आप लोग देखिए अगर स्प्रिंग में सिस्टम है, यहाँ पर इसका 0 है और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो दिस इज 20 और इस तरह लाइक। अच्छा, आप लोग इमेजिन करें अगर ये एलिवेटर रेस्ट में है तो ये नीडल कहाँ पर है, 20 न्यूटन पर, यानी नीडल या द स्प्रिंग बैलेंस gives you the weight of the body to be 20 न्यूटन। लेकिन जब एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, जब आप इसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, अगर आप इसे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में, कि इस बॉडी पर एक सूडो फोर्स नीचे एक्ट करता है और वो सूडो फोर्स इस बॉडी के वेट के साथ ऐड हो जाता है। तो आप लोग देखें अगर सूडो फोर्स इसके साथ ऐड हो जाता है तो ये नीडल किधर आ जाएगी, ये नीडल 20 से नीचे मसलन 25 न्यूटन पे आ जाती है। यानी जब आप एलिवेटर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये नीडल 20 से नीचे आ जाती है। तो 20 से नीचे का मतलब है अपेरेंट या एपरेंट वेट इंक्रीजेस,
apparent weight increases which is mg g dash, इसका ये मतलब है कि mass doesn't change, apparent g increases, और when g dash या apparent g increases तो याद रखिए अगर आप इसके अंदर किसी सिंपल पेंडुलम को अटैच करें g dash increases तो टाइम पीरियड विल डिक्रीज, तो याद रखिए द टाइम पीरियड विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 12 है द टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग में सिस्टम इज टी, जितना भी है इट इज गिवन एंड दिस इज टी। इफ द स्प्रिंग इज हाफ्ड, मतलब अगर आप स्प्रिंग को बिल्कुल दरमियान में काट ले, देन द टाइम पीरियड बिकम्स, देखिए वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू टाइम पीरियड। आपको पता है टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? सेकंड। तो गौर से देखो, ऑप्शन नंबर सी और डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अंडर रूट टी डिवाइडेड, सॉरी अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई टी है, मतलब इसका जो यूनिट है ये 1/सेकंड आ जाएगा, इसका भी यूनिट 1/सेकंड आ जाता है, तो कॉमन सेंस है, मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द पसलोर मजा बना रहा है, इज इट? अब हमने इसको और इसे देखना है, तो आपको पता है स्प्रिंग में सिस्टम का टाइम पीरियड इज 2 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाई के। हमने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा है, याद रखिए जब आप स्प्रिंग को कम करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है। हमने पढ़ा था, बल्कि सुबह हमने पढ़ा था कि अगर आप लोग स्प्रिंग को हाफ करें, हाफ यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम डबल। 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 8 पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ट्रिपल। 4 टाइम्स में डिवाइड करें 4 के, इन पार्ट्स में डिवाइड करें तो n के। तो याद रखिए जब आप स्प्रिंग को कम करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, और जब आप स्प्रिंग को ज्यादा करते हैं ऑफ द सेम मटेरियल, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम हो जाते हैं, k/2, k/3, k/4, k/5, k/8। तो याद रखिए ये हमारे पास अगर k डैश है, तो जब आप स्प्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 8 पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम, दिस इज k डैश 2 पाई m डिवाइडेड बाय k डैश, तो k डैश विल बिकम डबल। अब अगर कहते हैं कि इसे अगर आप हाफ की बजाय 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दिस विल बी 3k, 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर दिस विल बी 4k। तो जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है सपोज दैट इज 2 पाई m डिवाइडेड बाई k, और जब हाफ स्प्रिंग का टाइम पीरियड आप देखें तो इस तरह लिखेंगे, तो t डैश आ जाएगा 2 पाई, और इधर मैं लिखूंगा m डिवाइडेड बाई k डैश की जगह लिखो 2k, बिकॉज द स्प्रिंग इज हाफ, तो द स्प्रिंग कांस्टेंट विल बिकम डबल। ये आपको पता है, इससे पिछले जो वीडियोस हैं वो देखिए, टी डैश इज इक्वल टू, दिस इज, मैं इस तरह लिखूंगा, इस 2 को अगर आप बाहर लेके तो 1/√2, और अंदर आप लोग लेके 2 पाई, एंड दिस इज m डिवाइडेड बाई k। व्हाट इज दिस? दिस इज द ओरिजिनल टाइम पीरियड, दिस इज t, तो t डिवाइडेड बाई √2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो my dear students, regarding this chapter we studied a lot of MCQs। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद we will start another chapter, that is chapter number 8, and then the related MCQs। Thank you very much।